संजीव भाई, मैं आपके पास आता हूँ। आप जो है अक्सर स्त्री विमर्श हो या दलित वंचित विमर्श हो, आप उस पर अपना पक्ष रखते हैं और बड़ी मजबूती से रखते हैं पक्ष, और तार्किक तरीके से रखते हैं, कन्विंसिंग तरीके से रखते हैं, और अच्छा लगता है सुनने का। क्या आप कहेंगे, वंशवाद राजनीति में है, होना चाहिए, या जिस तरह से हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में आफ्ताब अहमद कह रहे हैं, डेमोक्रेसी में परिवारवाद चलेगा या नहीं, जनता तय करती है, वो चुनती है अपने नेता को। जो मोदी जी का अपना परिवार चला न सका, वो क्या परिवार पर बात करेंगे। खैर, लेकिन उनकी पहली लाइन कि डेमोक्रेसी में परिवारवाद चलेगा या नहीं, जनता तय करती है, वो चुनती है। राहुल गांधी हार गए पिछले चुनाव में अमेठी से, क्या कहेंगे, क्या तर्क है? देखिए धनंजय जी, परिवारवाद के दो संदर्भ हैं। एक संदर्भ जो गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ बनता रहा है, और उसके जो इस पर बात करने वाले लोग रहे हैं वो समाजवादी, लोहियावादी और दूसरे धड़ा के लोग रहे हैं। उन्होंने उसको चिन्हित किया है, और इसकी जड़ जाती है मोतीलाल नेहरू, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी। लेकिन जो आरोप था इंदिरा गांधी मतलब नेहरू गांधी परिवार पर, उसमें ये सीधे सीधे फिट सिर्फ राजीव गांधी पे जाके बैठता है, इसके अलावा नहीं बैठता। मोतीलाल नेहरू जी के बाद तुरंत उनके उसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो वो ऐसा नहीं था कि कोई उनको दे दिया गया था गिफ्ट में, या मोतीलाल नेहरू जी ने उन्हें अध्यक्ष बना दिया था। बल्कि उस समय इतने स्टॉलवर्ट लीडर्स थे, और हम सब जानते हैं कितने लंबे दौर तक जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। जिंदगी का जो एक्टिव जीवन का आधा तो उनका जेल में बीता है। तो वो एक मास लीडर के तौर पे उस वक्त, और कांग्रेस के भीतर एक स्टॉलवर्ट के तौर पे सामने आए। इंदिरा गांधी के संघर्षों को भी हम सब जानते हैं, और बहुत ही कद्दावर नेताओं से टकराई, भीतर टकराई, बाहर भी उन्होंने अपने लिए जो है, कांग्रेस बटने के बाद जो है जनता के बीच से उन्होंने अपना समर्थन हासिल किया। राजीव गांधी की घटना जरूर कुछ ऐसी थी कि वो रिलक्टेंट थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन उनको बनाया गया, और ऐसा कुछ कांग्रेस के भीतर तब तक बन गया था 3-4 पीढ़ी में कि बिना इस परिवार के कांग्रेस बच नहीं सकती उसका। और वो कई बार ऐसा हुआ भी, जब केसरी ये सीताराम केसरी अध्यक्ष हुए, उस वक्त देखा लोगों ने किस तरीके से अर्जुन सिंह और तमाम कई खेमों के संघर्ष, शरद पवार वगैरह सब खेमों के संघर्ष देखे लोगों ने। तो एक तो ये है। लेकिन ज्यादा तीखा परिवारवाद का जो प्रसंग आया, वो समाजवादी जो सवाल उठा रहे थे, वो जब सत्ता में आए और उनकी सत्ता लंबी चली, तब ज्यादा तीखा हो गया। वो जातिवाद और परिवारवाद एकदम एक दूसरे के पर्याय जैसे बना दिए गए। तो नेहरू गांधी परिवार वाला जो मसला है, वो तो उसको अलग देखिए, उसका अलग परिप्रेक्ष्य है, और उसका जवाब राहुल गांधी ने दिया है, सुनील जी दे रहे हैं, और भी लोग कई सारे इनके यहाँ भाजपा 80 में आई है अपने हिसाब से। तो इनके यहाँ तो दूसरी पीढ़ी उस तरीके का तैयार ही नहीं हुई। हाँ, दूसरी तीसरी पीढ़ी भी कई बार इनके यहाँ हम देखते हैं। लेकिन ये इनका आजकल जवाब आता है कि भाई ठीक है कि दूसरी तीसरी पीढ़ी अरुण जेटली, ये सॉरी सुषमा स्वराज की भी अब आजकल आने वाली है, या राजनाथ सिंह का, जिन लोगों का नाम लिया राहुल गांधी ने, लेकिन शीर्ष पे नहीं। शीर्ष पे तो हमारा चुनाव होता है, बदल जाइए। आजकल भाजपा का बहुत ही कमजोर तर्क आता है आरएसएस भाजपा की ओर से, जिसका कोई अर्थ नहीं है। और वो शीर्ष तो उनका कोई है ही नहीं ना, शीर्ष तो वो मुंड रहित लोग हैं, उसका शीर्ष तो आरएसएस है, तो वो तय होता है वहां से। तो इसलिए वहां प्रसंग नहीं। ये जो है, जो परिवारवाद का आरोप जो लालू प्रसाद जी के वाला है, उस पे लगता है, राजद पे लगता है, समाजवाद ये सपा पे लगता है, या और दूसरे उस पे, तो वहां जरूर ये सवाल बनता है। वो जातिवाद से मिक्स हो चुका है। जातिवाद से मिक्स, इसका अर्थ ये हुआ कि जब जो वर्चस्वशाली जमातें हैं, उन वो सत्ता से बेदखल हुई, तो उनकी बेचैनी बढ़ती है इससे, और ये दो तरह के हमले इन पर करते हैं कि ये जातिवादी हैं और ये परिवारवादी। भारतीय लोकतंत्र में ये इसको समझना होगा कि ये लोग आए कहां से। ये तमाम लोग बहुत संघर्षों से आए हैं, बहुत संघर्षशील परिवारों से आए हैं, बहुत ही जिनका बैकग्राउंड, कुछ कई लोग पहली ही पीढ़ी में लगभग सब लोग आए हैं। सबकी स्थिति ये नहीं थी कि राजनीतिक रूप से खड़े, और इनके साथ साथ इनके जातियों की भी राजनीति जमी, कहीं खड़ी हुई कहीं जमी।
और जातियों के उभार के दौर में ये लोग आए। इन लोगों ने खुद भी रिविजिट कर लिया। परिवारवाद का आरोप ये लगाते थे, लेकिन ये बिना अपने बेटे के आए ही रिविजिट कर लिया था। अदरवाइज लालू प्रसाद जी और कांग्रेस के तालमेल इतने लंबे दौर तक नहीं रहते। तो इन्हें तो बात समझ में आ गई थी, लेकिन आरएसएस को ये बात समझ में नहीं आनी थी, क्योंकि परिप्रेक्ष्य बदल चुका था। तो ये लोग अब परिवारवाद की बात नहीं करते। अब लालू प्रसाद जी देखिए इस पक्ष में बात करते। अब इसको समझना है कि क्यों जरूरी है ये परिवारवाद। बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। अब मैं ये समाजवादियों की बात कर रहा हूं, क्योंकि पहली पीढ़ी आती है, उससे राजनीति खड़ी होती है। लालू जी के प्रसंग में हुआ कि यादव तो और उत्तर प्रदेश में भी यादव लीडरशिप थी वहां, लेकिन जमी है इनके साथ आके। अब कल्पना करिए कि इनके बाद वो परिवार बिखर जाए, सत्ता निकल जाए, तो दूसरी बार जातियों की सत्ता खड़ी होने में जो वंचित समाज की जातियां हैं, बहुत समय लगेगा। उनकी राजनीति ही बिखर जाएगी। जीतन राम मांझी का एग्जाम्पल लीजिए, जिसका 3% साक्षरता दर है महिलाओं का और 6% है पुरुषों का। कहां से राजनीति खड़ी होगी? यदि 10 मुसहर नेताओं की बात बिहार में हम लोग कर लें, तो उनके बच्चे और उनके बच्चों की पढ़ने का अवसर, संसाधनों का अवसर, राजनीति जिस तरीके की होती चली गई है, वहां से यदि सत्ता खिसक गई, कहीं और चली गई, तो इनकी अपनी जो राजनीति इन जातियों की खड़ी हुई है वही खत्म हो जाएगी। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए परिवारवाद बेहद जरूरी टॉनिक है, बहुत दिनों तक। और ऐसा नहीं होता है कि आप एक परिवार या एक नेता सत्ता की सारी मलाई लेकर के, मलाई शब्द का इस्तेमाल, हालांकि मलाई नहीं, भागीदारी उसको कहिए, खुद के भीतर सिमटा करके और कोई बहुत बड़ी बड़े जाति समूह का, बहुत बड़े क्लैन का, या बहुत बड़े राज्य का, या बहुत बड़े देश का नेतृत्व करता रहेगा। तो उसके साथ बहुत सारे लोगों का अपलिफ्टमेंट होता है, वो सब लोग जुड़ते हैं। इसको आप लालू और मुलायम फेनोमेना से समझ सकते हैं। दोनों जगहों पे क्या हुआ है, कितना परिवर्तन आया है। तो ये है आज राजभर जी ने जो चीजें खड़ी की हैं, यदि वो आगे जाकर के परिवार के लीनेज में नहीं पहुंचेगा तो मुश्किल हो जाएगी। मल्लाहों की जो राजनीति खड़ी हो रही है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये वंशवाद और परिवारवाद बेहद जरूरी टॉनिक है जातियों के और सामाजिक न्याय के प्रोसेस में, पहले प्रोसेस में। लेकिन प्रथम सोपान है, ये अंतिम सोपान नहीं है। इसके बाद तो कई बार ऐसा होता है ना कि कार्यकर्ता प्रबुद्ध जमात जब आती है, नेतृत्व पनपता है, तो खुद ही निकाल देते हैं। लालू जी से पप्पू यादव का विरोध तो हम लोग जानते हैं, या और भी जो सबके नाम लेने की स्थिति में मैं अभी नहीं हूं। तो ये होता है, जनता तय करती है, जो आधार बेस जो है उनका, वो तय करता है कि किसके पास लेगेसी जाएगी। एक दिन पहले और भी बात हुई थी, तब अनिल सिन्हा जी थे। अब देखिए बाबा साहब की लेगेसी नहीं गई प्रकाश अंबेडकर के पास, तो वो बोल रहे थे नहीं है समर्थन। वो दरअसल पुणे में बैठे हैं, उनका औरंगाबाद के इलाके में थोड़ा सा समर्थन है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो प्रबुद्ध समाज के तौर पे, जो महारों बुद्धिस्टों का समाज है, वो बहुत ही प्रबुद्ध है। वहां कई सारे नेतृत्व खड़े हो गए। 80-90 के दशक में ही 4-5 बड़े लीडर थे और आपस में देखिए बिहार में, ये महाराष्ट्र की राजनीति में, रिपब्लिकन राजनीति का कोई भी एनालिसिस करता है तो सबसे पहले फैक्शन पे बात करता है, और वो कहता है कि कई धड़ों में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि राजनीतिक आकांक्षाएं, राजनीतिक नेतृत्व वहां से पैदा हुई और वो आपस में। तो ये चीजें यहाँ भी होंगी, बिहार में भी हो रही है, यूपी में भी हो रही है, हर जगह हो रही है। तो 10-20 साल बाद चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन पहला सोपान जो है, जमने का पहला सोपान, वो यही है। फिर जनता उसमें से तय करती है कि कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है। धनंजय जी।